हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं इकोनॉमी और डीआई के जो मेरी कॉपी का एवेल्यूएशन हुआ है एडिटोरियल टेस्ट सीरीज़ में, उसके अगले सेगमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को लिखा जाता है एंड किस तरह से डायग्राम विथ फ्लो चार्ट के द्वारा इसमें दिखाया जाता है। इनफैक्ट उन चीज़ों पे हम बात करेंगे और इकोनॉमिक एक तरह से देखेंगे तो ये काफ़ी टेक्निकल इसमें शब्दावली भी यूज होता है, उसके संदर्भ में भी हम बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डीआई के हम लोग भी क्वेश्चन देखेंगे कि डीआई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से उसको सॉल्विंग हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था एआई को लेकर कि एआई कैसे रोजगार सृजन को कम कर रहा है, यानी कि रोजगार के अवसर को कैसे कम कर रहा है, उस पर टिप्पणी करना था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा, जस्ट वेट, थोड़ा और बड़ा कर ले हम लोग स्क्रीन को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेशन होगा। तो डेफिनेशन आपकी वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना है, 2-3 लाइन में करके ख़त्म करना है। जैसे एआई वर्तमान संदर्भ में जॉब मार्केट को बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है। यह छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े स्टार्टअप वाली कंपनियों में एआई नई अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, जैसे अब क्यों कर रहा है, अगर एआई ज़्यादा इनपुट दिखाएगा तो इनफैक्ट जो कुशलता होगी, जो लेबर की श्रम की जो नीड होगी, वो चीज़ें कम होगी। अगेन यहाँ पे मैंने एआई का चुनौती दिखा दिया, जैसे उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको मैंने यहाँ पे भी डायग्राम पुट करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने का जो है वो एक तरह से मैंने प्रेजेंट कर दिया एंड अगेन उसके इम्पैक्ट को दिखाया। एंड फाइनली आप देखेंगे किस तरह से डायग्राम पुट हो रहा है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमें अट्रैक्शन को बढ़ाना है एग्जामिनर को। ओके, एंड अब यहाँ पे फाइनली मैंने दिखा दिया कि जो एआई है वो एक तरह से रोजगार के अवसर के लिए किस तरह की उपलब्धि कराता है। जैसे नई नौकरी की भूमिका प्रदान करना, ठीक है, तो ये यहाँ से अवेलेबल होगा। उत्पादकता में सुधार, अनुकूलता, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्सेट्रा, या फिर कहें उद्योगों का विकास जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि, विनिर्माण आदि। तो एआई में रोजगार सृजन के अवसर भी है। ऐसा नहीं है कि एआई अगर पूरी तरह से टेक्निकल है तो वो बिल्कुल ही रोजगार को ख़त्म कर रहा है, नहीं। इसके कंपेरिजन में देखिए चैलेंजेस तो मिलेंगे, बट उसके जब हम उसका जब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी वहाँ क्रिएट होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एआई जहाँ श्रम मजबूती को प्रभावित कर रहा है, वहीं रोजगार सृजन में बाधा भी है, परंतु नई नई तकनीक भी रोजगार अवसर हेतु अनिवार्य है। तो नए नए जब तकनीक व्यवस्था आएगी तो इनफैक्ट नए एक तरह से देखेंगे कि लेबर भी कौशल युक्त होंगे और नई नई तकनीकों को जानकारी कर वो एक दूसरे से साझा भी करेंगे और फिर जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी एक तरह से डेवलप होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एआई पे क्वेश्चन था। ओके, दूसरा क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन था जैसे देखभाल इकोनॉमी के संदर्भ में लिखना था कि देखभाल अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है, टिप्पणी करना था। तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले डेफिनिशन मतलब इंट्रो, एक देखभाल अर्थव्यवस्था का अर्थ है लोगों की समाधान का समर्थन जिसमें भुगतान शामिल है। इसमें बहुत सारे जो है जैसे बच्चे, बूढ़े एवं विकलांग लोगों की देखभाल होती है। तो देखभाल अर्थव्यवस्था का तात्पर्य मैंने समझा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं, राइट। एंड अगेन उसके जो समक्ष चुनौतियाँ हैं उसको दिखाना बहुत। अगेन यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको यहाँ पे मैंने विद डायग्राम दिखाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह के डायग्राम काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे चुनौती क्या है, जैसे जागरूकता का अभाव, कम मजदूरी, महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल या फिर संसाधनों की पहुंच नहीं, अपशिष्ट, अपर्याप्त नीतियाँ, या फिर जलवायु परिवर्तन का एक देखेंगे कि प्रभाव पड़ रहा है। तो कई तरह के चैलेंजेस जो है वो देखभाल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखी जाती है। तो भारत सरकार की पहल क्या है,
वो यहाँ पे जैसे मैटरनिटी लीव को लेकर जैसे पहले कम हुआ करता था उसके अवकाश को बढ़ाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 15 दिन का जो पितृत्व आवास है उसके संदर्भ में बात की, राइट। तो ऐसे कई सारे आप कंपोनेंट्स को यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स करके फिर अगेन आपको दिखाना होगा कि इनफैक्ट आगे क्या क्या हो सकता है और चीज़ें, तो आगे की राह में या फिर निष्कर्ष में आप दिखा सकते हैं, कई पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे देखभाल प्रदाताओं की पहचान करना, महिला संवेदनशील रोजगार, निवेश में वृद्धि निरंतर, सामाजिक स्तर पर विविधता, असमानता पर बल, लैंगिक असमानताओं को दूर करना। तो कई ऐसे जो है वो फैक्टर हैं जो आगे के लिए एक तरह से दिखाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार में जो जनसांख्यिकी है उस पर टिप्पणी करना था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कम वर्ड्स में लिखना था, राइट। तो जैसे यहाँ पे बिहार राज्य युवा की बढ़ती आबादी के कारण महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी एक तरह से लाभ रखता है। ओके, वर्तमान में बिहार में प्रजनन दर महिला 3.8 बच्चे औसतन है। तो यहाँ रफली यहाँ पे एक डेटा मैंने दे दिया। इनफैक्ट फ्रेंड्स जब भी आप लिखेंगे इकोनॉमी क्वेश्चन को तो थोड़ा सा डेटा आपको ज़रूर वहाँ पे रेफरेंस देना है ताकि ये पता चले कि आप प्रेजेंट टाइम में उसको कितना आप एक तरह से हैंडल कर पा रहे हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर डेटा वगैरह भी देखते रहना है। ओके, दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे मैंने दिखाया चुनौती क्या क्या है, हालांकि इसे बोला गया है कि संक्षिप्त रूप में लिखना है। एंड तो यहाँ पे आप देखेंगे चुनौती में जैसे मैंने एक एक लाइन करके अलग अलग फॉर्म में इसको लिख दिया है। ओके, तो कई ऐसे चुनौतियाँ हैं जो आपको जनसांख्यिकी लाभ में एक तरह से देखेंगे बिहार के रेफरेंस में आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बिहार सरकार की जो पहल है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन हुआ, बंध्याकरण हुआ, सामाजिक सुरक्षा हुआ। तो कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एक तरह से जनसांख्यिकी के लाभ को यानी कि जो विस्फोट बढ़ रहा है जनसंख्या का उसको रोकने का सरकार काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे निष्कर्ष वही निष्कर्ष थोड़े बहुत उसको ओवरलैप करके दिखा देना है आपको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट विकेंद्रीकृत नियोजन का तात्पर्य है केंद्रीय स्तर से लेकर, जैसे विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में टिप्पणी करना था, ठीक है। तो उसका मैंने यहाँ पे संदर्भ समझा दिया कि उसका अभिप्राय क्या होता है। जैसे विकेंद्रीकृत नियोजन का तात्पर्य है केंद्रीय स्तर से लेकर उप राज्य स्तर तक नियोजन, जिसमें जिले, ब्लॉक, गांव आदि शामिल होते हैं। ओके, एंड आप दिखाएंगे कि भारत में जो विविध प्रकृति हैं किस तरह से विकेंद्रीकृत नियोजन को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे भागीदारी को बढ़ाना, जवाबदेही बढ़ाना, संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय शासन की मजबूती। तो ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं जो एक विविधता के रूप में एक तरह से संदर्भित करता है। इसके अलावा इसके कार्य क्या है विकेंद्रीकृत योजना के, उसको भी डायग्राम मैंने यहाँ पे पुट करके दिखा दिया। ओके, एंड इसके जो उद्देश्य हैं उसको मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि ये किस उद्देश्य से काम करता है एंड उसके कारक क्या क्या हो सकते हैं। एंड फाइनली आ जाना है आपको निष्कर्ष पे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको लिखने की जो शैली है इनफैक्ट ज़्यादा अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, एंड एग्जाम्पल्स भी देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है और कंसीडर भी एग्जामिनर कर पाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था मनरेगा 2005 को लेकर, तो उसको आलोचनात्मक परीक्षण करना था मनरेगा को लेकर। तो यहाँ पे आप देखेंगे रफली, तो मैंने यहाँ पे जैसे ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, द हिंदू न्यूज़पेपर आपने कंसीडर किया होगा यदि डेली बेस पे आप पढ़ रहे हैं तो इनफैक्ट आपको पता होगा कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं मनरेगा से रिलेटेड। एंड तो मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई, जिसका अभिप्राय क्या है यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि फल या प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी प्रदान करता है। तो इनफैक्ट वो दिखा दिया। एंड आलोचनात्मक परीक्षण में डायरेक्ट पाइए क्या क्या समिति ने कहा था, जैसे एक समान मजदूरी को लेकर समिति ने क्या कहा, महंगाई के अनुरूप वेतन में वृद्धि को लेकर समिति ने क्या कहा। ओके, टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा इसको तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है। एंड
जो पूछा जा रहा है वैसे ही लिखते हुए आगे बढ़ जाना है। ओके फ्रेंड्स। एंड देखेंगे जैसे मजदूरी भुगतान में देरी, उसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा क्या बातें की गई, एंड मुआवजे में देरी हो रही है तो उसके संदर्भ में समिति ने क्या कहा, बेरोजगारी भत्ता। ओके। एंड फाइनली आपको आ जाना है निष्कर्ष पे। ऐसे निष्कर्ष देखेंगे आप। निष्कर्षतः मनरेगा वर्तमान संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे अलग अलग राज्यों के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें सरकार को बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है, तभी सभी तक संसाधनों का वितरण एवं श्रम बल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और इससे सीखने की बस वही चीज़ें हैं कि हम जो भी आंसर राइटिंग करें तो उसमें जो एक फॉर्मेटिंग होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, इनफैक्ट उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा केयर करना है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 38 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में अभी आ रहे हैं, तो उसको कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 18 मार्क्स मुझे मिला है। ओके। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन था कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें जो विश्व खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी को लेकर लिखना था, और उसमें बताना था कि इंडिया की जो रोल है, भारत की भूमिका क्या है वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक तरह से ये टॉपिक है, और आए दिन आप देखेंगे आर्टिकल्स में आते रहता है। ओके फ्रेंड्स। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया एक प्रॉपर इसका इंट्रो। ओके। एंड डायरेक्ट यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के जो एलिमेंट हैं, जो इसके कंपोनेंट है, उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया। जैसे आर्थिक अस्थिरता, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दिखाया जैसे। ओके। सामाजिक स्थिरता, एंड अगेन यहाँ पे मैंने दिखाया एग्जाम्पल। पोषणीय आहार बेहतर, एंड यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, एग्जाम्पल। तो आप जो भी पॉइंट्स दे रहे हैं, जो भी एक सॉफ्ट टॉपिक बना रहे हैं, इनफैक्ट उसका टू द पॉइंट आप उसको उसका एक उदाहरण देने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स। आप वीडियोस को पोस्ट करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स और हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे गरीबी उन्मूलन हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, कृषि को बढ़ावा देना, संकटों के प्रति लचीलापन, सरकारी वैधता। तो इसके एक एक एग्जाम्पल्स इनफैक्ट आपको पुट करने हैं। ओके। एंड यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि इसके समक्ष जो है वो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर वैश्विक, यानी कि वैश्विक लेवल पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम को कैसे पुट किया, जैसे योजना की कमी, भोजन की कमी, आर्थिक असमानता, लॉजिस्टिक जो सिस्टम है उसका अभाव, भू राजनीतिकरण, खाद्य असुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, एंड जो इन्वायरमेंट डिप्लेशन होता है उसको दिखाया मैंने। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने दिखाया है इनफैक्ट। तो ये चीज़ें आपको एक विद डायग्राम से जब आप दिखाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी दिखता है। ओके। जैसे यहाँ पे वहाँ जो रिव्यू मिला है कि ऐसे ही आंसर को प्रेजेंटेबल बनाए, तो अच्छा है ये। ओके। एंड आप देखेंगे जैसे कृषि में सुधार को लेकर यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ओके। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे खाद बर्बादी हुआ, खाद वितरण में सुधार हुआ, तो कई ऐसे चीज़ों को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंड जो इसके लिए महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या करना चाहिए, जो खासकर आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स। एंड फाइनली एक पार्ट हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो इंडिया की रोल है वो खासकर जो ग्लोबल जो आपके फूड सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या है उसको दिखाना था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक बनाया था, जैसे कृषि उत्पादन। ओके। जैसे भारत वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की उत्पादकता में रोजगार देता है। खाद्यान्न निर्यात, जैसे आप देखेंगे दूध, दाल इत्यादि में दुनिया में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे बफर स्टॉक, ओके, मैनेजमेंट को लेकर, जैसे खाद्य सुरक्षा में भारत अन्य देशों के एक तरह से उसके मॉडल पर कार्यरत है, राइट। एंड जो विश्व खाद्य कार्यक्रम की भागीदारी है उसमें कृषि और खाद्य क्षेत्रों में उत्पादकता बेहतर हो रही है। तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे रोल इंडिया की क्या रोल है। एंड निष्कर्षतः खाद्य सुरक्षा वर्तमान समय में एक गंभीर समस्या है जिसे सभी देश समावेशन के साथ दूर करने का प्रयास कर रहा है। जैसे SDG 2 जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे सेकंड, अब भारत के यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। ओके, डेट्स ऑल।
ओके फ्रेंड्स, तो आप लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन को थोड़ा आप समझेंगे और उसको लिखने का आप प्रयास करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन था, नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है बहुआयामी गरीबी, उसको उसकी रूपरेखा को खासकर बिहार के कंटेक्स्ट में हमें दिखाना था। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे इंट्रो में, जैसे नीति आयोग द्वारा वर्ष 2024 में 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र जारी किया गया। अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि वर्ष 2022-23 में कितना डेटा था, एंड अभी जो वर्तमान डेटा है उसमें जो बिहार की परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश को दिखा दिया प्रथम, और सेकंड पे बिहार का स्थान है उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एंड अगेन बिहार में जो गरीबी है उसके कंपोनेंट्स में मैंने यहाँ पे एक पैरा बना दिया। ओके, तो आप इस पैरा को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक है, इसके समक्ष चुनौतियाँ भिन्न भिन्न है। बिहार संभवतः इन समस्याओं से जूझ रहा है। राज्य की गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। यह भारत में गरीबी से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कर रहा है। ओके, एंड आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चैलेंजेस, एक तरह से रीज़न क्या है। ओके, तो रीज़न को तो मैंने एक पूरी पैरा में यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो मिल रहा है आपको, अगर लिखने की पॉइंट्स, अगर आपका बेहतर कंटेंट अगर आपका प्रिपेयर है तो आप दीजिए, वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है। जैसे डायग्राम बनाना हो, अब इसको बनाने से मेरा एक पेज जो है वो शॉर्ट हो गया, यानी कि टाइम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिमेन कर लिया, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं बात करूँ तो जैसे बहुआयामी गरीबी के जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आय गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, और इसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे पुट करते जाना है कि बिहार का जो रेशियो है वो किस प्रकार का है। ओके, नेक्स्ट, बिहार सरकार की जो प्रमुख योजना है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे इनफैक्ट दिखाना पड़ेगा कि उसके लिए क्या क्या एक तरह से प्रोसेस चल रहा है। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो इसके बारे में एक दो पॉइंट्स आपको दिखाना होगा। स्वयं सहायता जो भत्ता योजना है उसके बारे में एक दो पॉइंट्स। जैसे बिहार लघु उद्यमी योजना काफ़ी चर्चा में भी रहा है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके अलावा जो अन्य योजना है जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, एंड बाल विवाह निषेध योजना, तो कई आप ऐसे इनिशिएटिव्स को यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और सबसे अंत में आते हैं इसके निष्कर्ष को लेकर। तो निष्कर्ष आप यहाँ पे देख पाएंगे। निष्कर्षतः नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार गरीबी उन्मूलन के मामले में दूसरे स्थान पर है। फलतः यह एक सकारात्मकता को दर्शाता है। वहीं सरकार विभिन्न योजनाओं को चलाकर इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में भारत सरकार एवं अन्य देशों से नीतियों का सीखना प्रबल होगा। तो यहाँ पे रफली मैंने यहाँ पे एक निष्कर्ष कंक्लूजन बना दिया। कंक्लूजन में देखिए, एक तो आपको एक पॉजिटिव जो सुझाव है, एडवाइस है, वो गवर्नमेंट को देना है, एंड जो काम चल रहा है वर्तमान समय में उसके संदर्भ में पॉजिटिविटी आपको दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका स्मार्ट होना चाहिए कंक्लूजन। ओके, तो ये जीएस का सेक्शन था, और जीएस में मुझे टोटल जो है वो एक तरह से देखेंगे आप यहाँ पे 55 मार्क्स मिले थे। ओके, एंड अब मैं बात करता हूँ डीआई का। ठीक है, तो डीआई एक तरह से आप देखेंगे, डीआई कम्प्लेक्स तो है, इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। तो इसमें मोस्टली मैं बता दूँ आपको कि कैलकुलेशन आपकी फास्टिंग होनी चाहिए, दूसरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अगर मैं बात करूँ तो एवरेज, एक एवरेज आता है इतना। अगर आपका अगर ठीक ठाक है और कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे और एंड आप चूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे तो अभी जैसे आ रहा है पैरा, पाई चार्ट्स वगैरह हुआ, या फिर अन्य जिस तरह से आएंगे टेबल्स कॉलम वाले, तो डायरेक्ट लिखना है। बट बीपीएससी में आपको दो ऑप्शन में से एक आपको चूज करना होगा। तो कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करना होगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड आपको इनफैक्ट फ्रेंड्स ये करना है कि प्रोसेस, जैसे 7th 8th 9th क्लास में आप जो प्रोसेस बनाते थे, ठीक है, उस तरह से प्रोसेस को बताना है। और 72 मार्क्स के ये डीआई आपसे पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। एंड
ये बहुत ही एक फैक्टर होता है आपके इंटरव्यू कॉल के लिए। और बहुत इसके लिए आपको अगर ये अच्छा गया तो यानी मान के चलिए कि GS1 पेपर में आपके मार्क्स जो है वो 180 160 अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास भी जाएगा। तो इनफैक्ट इस पे ज़्यादा काम करना है। 72 मार्क्स जो है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है मेंस क्वालिफाई के लिए। देखते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, एक तो वो चार्ट बना के वहाँ पे दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 7 मार्क्स, अगेन आप देखेंगे वही चीज़ें मिल रहे हैं, परसेंटेज और कैलकुलेशन मिल रहा है, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया तो प्रोसेस के थ्रू बनाना है। ओके, आप अगेन देखेंगे परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ देखेंगे आप जैसे ये गलत हुआ है तो इसके मार्क्स मुझे नहीं मिले हैं। एंड आप देखेंगे कैसे टेबल को इसमें ज़्यादा ईयर को कंपेयर करके उसमें फिर परसेंटेज को करके, ये थोड़ा सा स्मार्ट एंड कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दो यहाँ पे पूछे गए हैं 36 मार्क के DI। तो एक में तो मुझे मिला हुआ है आई थिंक 7 और 7 14 और 7 21 और 1 29, एक में 36 में 29 मिले हैं, एक मेरा गलत हुआ आई थिंक, कुछ ना कुछ तो इसमें गलत होगा एंड उसका एवेल्यूएशन मैं करूँगा। अगर मैं दूसरा बात करूँ तो दूसरा में मुझे ये अगेन मैं आपको बोलूँगा परसेंटेज एंड कैलकुलेशन वही आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्रोसेस आपको सीखना होगा। तो 7 मार्क्स यहाँ मिल गए मुझे, एंड अगेन आप देखेंगे परसेंटेज वही, कैलकुलेशन, एंड आप यहाँ पे भी 7 मार्क्स। तो यहाँ पे मुझे थोड़े कम मार्क्स मिले हैं, 21 मिले हैं 36 में, जो कि एक कम है। तो टोटल मेरे मार्क्स जो मिले हुए हैं 21 और उसमें 29, यानी कि 50 मार्क्स, और उसमें जो मुझे मिला हुआ है GS में 55, यानी कि टोटल मेरा मार्क्स जो आया है वो 105 186 में, जो कि ये ठीक है स्कोर। बट अगर DI सही होता इनफैक्ट तो उसमें और भी 15 to 20 मार्क्स लाया जा सकता है। और बहुत सारे मेरे ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका 120 एबव मार्क्स आया है, तो उन लोग का DI जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, और इस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, DI आपको प्रैक्टिस करने की जो है वो चीज़ें, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे एंड प्रोसेस को समझेंगे, एंड आपको चूज करना होता है। अभी तो ये जो भी आएगा, जैसे टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जो भी आएगा उसको देना होगा, बट फाइनल एग्जाम में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 DI का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको चूज करके लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे कॉपी का एवेल्यूएशन। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। एंड फ्रेंड्स, जाते जाते आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।